खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर की वजह क्या है। और हमारे साथ न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम हमारे साथ रहेंगे। तो खबरों की इनसाइड स्टोरी का करते हैं सिलसिला शुरू। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भुगतान की लिमिट तय कर दी है। जी हां, हालांकि केंद्र सरकार के अनुदान से चलने वाली कुछ विभागों की योजनाओं में भुगतान की छूट दी गई है। वित्त विभाग ने ट्रेजरी से किए गए भुगतान की राशि बैंक खाते में जमा करने पर भी रोक लगाई है। और इसके साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सरकारी महकमे के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट को आवंटित कर दिया है। विभागों के लिए व्यवस्था तय कर दी गई है। विभागों को मुक्त श्रेणी के खर्चों के लिए 100%, राजस्व व्यय के लिए 80% और पूंजीगत व्यय के लिए 90% से अधिक बजट जारी किया गया है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए उमेश निगम जी। निगम जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं वित्त विभाग की जो बजट जारी किया गया है, तमाम उसके लिए प्रतिशत भी बताए गए हैं। आपसे इसके लिए जानकारी हासिल करना चाहेंगे। सुनीता, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है और जो बजट विधानसभा से पारित होता है फिर उसके हिसाब से विभागों को राशि का आवंटन किया जाता है जी। कि और फिर वो विभागों में कामकाज शुरू होता है, उनको राशि मिलती है। तो इसके लिए वित्त विभाग, चूँकि राज्य सरकार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए वित्तीय वर्ष के शुरुआत से ही वित्त विभाग ने जो खर्चे हैं उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इसके लिए पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है। और सभी विभागों को भुगतान के लिए कि कितनी राशि का भुगतान होगा और किस राशि से ऊपर की लिए मंजूरी वित्त विभाग से लेना होगी, ये सारी चीज़ें बना के जी हर विभाग के जो प्रमुख हैं उनको भेज दी गई है। उसके अलावा जो आयुक्त ट्रेजरी होते हैं कोष एवं वित्त के, उनको भी भेज दिए, जिससे कि बिल यदि कोषालय में लगता है तो उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें निर्माण कार्य जो अधोसंरचना से जुड़े हुए हैं, जैसे PWD है, नगरीय प्रशासन विभाग है, जल संसाधन के कुछ मद हैं, ऐसे और भी कई विभाग हैं जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं जी। उनमें और वन विभाग के कुछ मद हैं जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए, उसमें जो कुछ प्रोजेक्ट हैं उसको लेके वित्त विभाग ने 25 करोड़ तक की छूट दी है। उसके बाद की राशि के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना होगी। यदि भुगतान के लिए बिल लगवाना होता है या भुगतान करवाना होता है किसी विभाग को, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है सुनीता कि विभाग वाले ट्रेजरी से प्रोजेक्ट की जो राशि होती है उसका आहरण तो कर लेते हैं, करने के बाद उनको बैंकों में रखते हैं और बैंकों में FD बनवा देते हैं। उससे जो ब्याज की राशि आती है उससे विभाग के दीगर काम करवाते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस तरह के किसी भी काम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है कि कोई भी विभाग किसी भी योजना में किसी भी मद की राशि कोषालय से जो है वो विड्रॉल नहीं करेगा। और यदि करते हैं विड्रॉल तो वो करने के बाद ठेकेदारों का भुगतान है उस किया जाए, या और जहां भी भुगतान करना है उसको भुगतान किया जाए, लेकिन उस राशि को निकालने के बाद ट्रेजरी से बैंकों में किसी तरह से जमा न की जाए। इसके लिए वित्त विभाग ने ये प्रमाण पत्र देने के लिए कहा है कि जो बैंकों में खाते हैं उनकी खातों की बैलेंस के जो है पूरी फोटोकॉपी, और उसके बाद एक विभाग के जो प्रमुख है वो प्रमाण पत्र दें कि जो राशि निकाली गई है उसको बैंक में जमा नहीं किया गया है जी। इसके अलावा जो वित्त विभाग ने कौन कौन से मदों में आहरण के लिए मंजूरी लेने की जो है वो तय की है, उसमें मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्मार्ट सिटी की योजनाएं हैं, हाउसिंग फॉर ऑल है। इसके अलावा जो नई भर्ती है, स्वच्छ भारत मिशन है, मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान है, ये सारी और भी ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए वित्त विभाग ने ये तय कर दिया है कि इनके लिए मंजूरी ली जाएगी। और जो केंद्र सरकार से सुनीता मिलता है अनुदान जी, उसमें जरूर छूट दी गई है कि क्योंकि वो केंद्र सरकार की राशि है और केंद्र सरकार की राशि पूरी मिल जाती है, तो उस राशि के यदि बिल लगते हैं तो उसका भुगतान किया जाएगा, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बिल्कुल, तो लिमिट तय कर दी गई है। भुगतान की लिमिट तय करने के साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट के खर्च के भी नियम बना दिए। यहाँ पर निगम जी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो विभाग हैं, उनके लिए बजटिंग का एक पैमाना, एक लिमिट तय कर दी गई है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे, क्योंकि जो खाते में आप राशि रखते हैं उसके लिए आपको पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरा हिसाब किताब देना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम विभागों में निष्पक्षता रहे और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सुनीता, बिल्कुल सही कहा कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए वित्त विभाग ने भी कई कदम उठाए हैं और विभागों को निर्देश जारी किए हैं। ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं कि जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और सरकार की चूंकि माली हालत भी ठीक नहीं है, तो जो और विभाग हैं दूसरी जगह, वहाँ भी कामकाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, तो इसलिए भुगतान पे इस तरह के बैरियर लगाए गए हैं रोक रोक के भुगतान करने के लिए। इसके अलावा कुछ खर्चों को मुक्त श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 100% जो भी बिल लगेगा उसका भुगतान किया जाएगा, जो जरूरी मद की श्रेणी में शामिल होते हैं, जैसे वेतन भत्ते हैं, मजदूरी है, न्यायालयीन डिग्री के मामले यदि आते हैं तो उसमें पूरी तरह कोषालय जो है वो भुगतान करेगा, बजट से पूरा भुगतान किया जाएगा। यदि किसी को छात्रवृत्ति दी जाना है उसमें कोई रोक नहीं है, उसमें 100% भुगतान किया जाएगा। इसी तरह शिष्यवृत्ति है, प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए मामलों में भी यदि भुगतान करना है उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है, उसके लिए छूट दी गई है। इसी तरह कर्ज की अदायगी यदि करना है किसी विभाग को और उसके लिए आहरण करना है बजट से, तो वो बजट में उसकी छूट दी गई है। इसके अलावा कुछ और अत्यावश्यक खर्चे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें छूट दी है जी। बाकी के जो पूरा जो 2021-22 का विधानसभा से जो बजट पारित हुआ था राज्य सरकार का 2,41,000 करोड़ का, इसके लिए पूरे नियम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तय कर दिए हैं कि जो पहले त्रैमासिक में कितनी राशि का आहरण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की राशि का आहरण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे त्रैमासिक में कितना होगा, तीसरे त्रैमासिक में कितने करेंगे, ये सारी लिमिट पूरी तय कर दी गई है हर विभाग के लिए कि कितनी कितनी राशि निकाली जाएगी। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूरा सब तैयार करके सभी विभागों के प्रमुखों को ये निर्देश जारी कर दिए। बिल्कुल, तो लिमिट तय कर दी गई है और साथ ही मुक्त श्रेणी के लिए 100% का जो है वो आवंटित किया गया है बजट। तो बहुत ही अच्छी जानकारी निगम जी आपने यहाँ दी। वो तमाम विभाग जो हैं अब निष्पक्षता के साथ काम कर पाएंगे, बैंक में कोई राशि नहीं रखी जाएगी और एक लिमिट के साथ काम करना होगा। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश में जो बाढ़ की विभीषिका से जानमाल की हानि को बचाने के लिए स्टेट डिजास्टर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नदी एवं जलाशय के वाटर लेवल, वाटर डिस्चार्ज और रेनफॉल के पिछले कई वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन और सर्वे कर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। तो आइए इस विषय पर हम फिर से जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ निगम जी जुड़े हुए हैं। निगम जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेट डिजास्टर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं 30 जून को, क्या कुछ इसकी विशेषता रहेगी, किस प्रकार से ये वर्क करेगा? जी हाँ सुनीता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ही ये जो है डिजास्टर कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। और इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें जो है नदी और जलाशय, इनके वाटर लेवल, वाटर डिस्चार्ज और रेनफॉल, इसके अलावा पिछले 5 साल के पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और भी उससे पुराने आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, कि जिससे ये देखा जाएगा कि किस तरह का ट्रेंड रहता है और कहाँ किन किन क्षेत्रों में बाढ़ हमेशा आती है और बाढ़ की विभीषिका से उस क्षेत्र को जान माल की हानि होती है। तो इस जान माल की हानि को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसके फिर विश्लेषण होगा और उसके हिसाब से फिर इसका एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि कहाँ किस तरह के बचाव के इंतजाम किए जाएं, कहाँ कौन कौन से और दूसरे उपाय किए जा सकते हैं जिसके कारण लोगों को बाढ़ का जो वहाँ है सामना न किया जाए, या तो विस्थापन किया जाए, या विस्थापन नहीं कर रहे हैं तो और क्या किया जा सकता है कि जो जलाशय हैं, नदी हैं या बांध हैं, इनके जो बहाव है इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए जो बाढ़ के समय, जिससे जान माल की कोई हानि नहीं हो। तो इसके लिए जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तैयार हो रहा है, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 जून को इसी साल उद्घाटन करेंगे। और इसके लिए इसकी जिम्मेदारी जो है मैप आईटी को दी गई है। मैप आईटी पूरा नक्शे तैयार कर रहा है कि कौन कौन से गांव जो हैं
वो डूबत क्षेत्र में आते हैं और अक्सर डूब जाते हैं बाढ़ के कारण, और किस तरह की दिक्कतें खड़ी होती हैं जी। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए और जान माल की हानि ना हो, इसके लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो विश्लेषण का भी काम करेगा और सारी तैयारी करेगा। इसके हिसाब से पूरा एक्शन प्लान तैयार होगा और संबंधित विभागों को वो निर्देश जारी होंगे कि इस तरह से आपको सारे काम करना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर ये निगम जी पूरा आकलन किया जाए, जिस प्रकार से आईटी मैपिंग की जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा विभाग है और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी हानि उसमें होती है, जानमाल की हानि होती है, बहुत बड़ी क्षति सरकार को भी होती है और कहीं ना कहीं उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए विभाग बनाया गया है। लेकिन अगर पहले से ही ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आने वाली है, या पिछले जो कुछ सालों का अगर हम आकलन कर लें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विभीषिका आने वाली है, जो समय जो डिजास्टर का आने वाला है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सरकार इस विषय में काफी चिंतित है। यही वजह है कि अब पूरा का पूरा एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, मैपिंग की जाएगी और सलीके से इस पर काम किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। उससे ये जो पिछले साल के आंकड़े हैं, इसके आधार पे पूरा विश्लेषण होगा और अध्ययन किया जाएगा, तो उससे ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह से आता है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्रभावित होते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अक्सर डूब में आ जाते हैं और वहाँ के लोगों को या तो विस्थापन करना पड़ता है या और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्यों ना पहले से इंतजाम किए जाए, इसीलिए ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करेगा। और जो पुराने आंकड़े हैं वो आंकड़ों के आधार पे ही सारा अध्ययन होगा और अध्ययन के बाद पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, जल संसाधन विभाग आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, ये जानकारी निगम जी हमें दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो जल संसाधन विभाग अपना काम जरूर करता है सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन जिस प्रकार से अब सिलसिलेवार तरीके से काम किया जाएगा या एक चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार और जो आईटी सेंटर है उसको एक साथ मिलकर काम करते हुए जितनी भी जो चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही थी उन पर भी अब काम करने में मदद मिलेगी और इसकी मैपिंग भी की जाएगी। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक और ऐसी खबर जो कि जुड़ी हुई है हमारे विशेष सेगमेंट से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, और अब चर्चा करेंगे प्रशासनिक खबर की। जी हां, आमतौर पर मेधावी छात्रों को ही पुरस्कृत करने की परंपरा रही है, लेकिन अब मेधावी छात्रों के साथ ही मोटिवेशन के लिए उनके अभिभावकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और इस काम को राज्य शिक्षा केंद्र अंजाम देगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। पुरस्कृत करने के लिए होने वाले खर्च के लिए बाकायदा स्कूलों को राशि का आवंटन भी किया जा रहा है। तो आइए इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश निगम जी, बहुत अच्छी पहल, क्योंकि कहा जाता है कि जो पहली शिक्षक होती है वो माता होती है और घर से ही बच्चे जो है वो संस्कारों को सीखते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है उसको सीखते हैं। और अगर माता पिता को मोटिवेशन के लिए पुरस्कृत किया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों का ही मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अभिभावक और जो पालक होते हैं वो सबसे पहले शिक्षक होते हैं और वही मोटिवेट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं और स्कूल में पढ़ाई करें। तो इसी मोटिवेशन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने एक योजना बनाई है कि आमतौर पर मेधावी छात्र तो पुरस्कृत किए जाते हैं,
अलग अलग स्तर पे, लेकिन कभी अभिभावकों को जो है पुरस्कृत करने का उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने इसकी शुरुआत करी है और इसमें जो है इसके पीछे जो राज्य शिक्षा केंद्र का उद्देश्य है वो ये भी है कि जो अभिभावक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें और स्कूलों में जो है एडमिशन बढ़े और शिक्षा के प्रति लोगों की जो है रुचि बढ़े और जागृति आए। तो इसीलिए ये कदम उठाए गए जिससे कि पालकों को भी मोटिवेशन को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो पूरे राज्य शिक्षा केंद्र ने एक गाइडलाइन तैयार करी है कि किनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें 95% जिनकी उपस्थिति होगी स्कूलों में पूरे सत्र में, तो उनको उनके अभिभावकों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ में ही उन छात्रों को भी पुरस्कृत किया जाएगा जिनके 95% उपस्थिति है। इसके लिए कक्षा 1 से लेके 8 तक के हर कक्षा के एक छात्र को और एक बालक को एक बालिका को पुरस्कार के लिए इसमें शामिल किया जाएगा। और चूंकि सुनीता ये पहला कोविड का साल है, कोविड वाला साल है, तो इसमें स्कूल लगे नहीं हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा अभी प्रावधान किया गया है कि इस सत्र के लिए केवल कि इसमें उपस्थिति की बजाय जो है जो छात्रों की प्रतिभा है उसके आधार पर छात्रों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और उनके अभिभावकों को भी जो है मोटिवेशन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। चूंकि ये कोविड का साल था और इसमें जो है वर्क टू होम के तहत ऑनलाइन शिक्षा बच्चों ने भी घर पे ही हासिल करी है। इसके लिए बच्चे स्कूल में नहीं गए, तो उपस्थिति ऐसे में किसी की पता नहीं की जा सकती कि कितनी उपस्थिति रही जी, क्योंकि उपस्थिति तभी उसका आकलन किया जाएगा जब वो स्कूलों में जाएंगे। तो स्कूल में जाना हुआ नहीं है, तो इसलिए केवल इस साल के लिए छूट दी गई है कि इस साल प्रतिभा के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी के सालों में हर साल केवल और केवल उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एडमिशन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजें पढ़ने के लिए और मोटिवेट करें। तो इसलिए पालकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और छात्रों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी ये योजना सरकार के द्वारा जो है वो निगम जी चलाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो माता पिता भी उनका सपोर्ट करें और माता पिता के सपोर्ट से ही जो है वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इस बात के हकदार होते हैं कि सम्मान दोनों को ही मिले। और जिस प्रकार से जो योजना है यहाँ निगम जी, सम्मान के रूप में जो उनको राशि नहीं दी जा रही, बल्कि कोई ऐसा सम्मान जो चीजें मिल रही है वो बच्चों की उपयोग की ही है। जो माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सामग्रियां खरीदते हैं वही चीजें उनको उपहार स्वरूप दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जो उनको उपहार के तौर पे जो चीज़ दी जाएगी उसमें स्केच पेन है, पेंटिंग के सामान हैं और बस्ते हैं, ऐसी ही सारी चीज़ें जो उनके उपयोग की हैं और जो सब उनके काम की चीज़ें हैं, छात्रों से जुड़ी हुई और वो शिक्षा से जुड़ी हुई भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। और इसी तरह जो अभिभावकों को भी दिया जाएगा। मोटिवेशन के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था कि जो अभिभावकों को भी दिया जाए। ये एक बहुत सराहनीय और अच्छा कदम राज्य सरकार ने उठाया है, जिससे कम से कम स्कूलों में छात्र छात्राएं जो हैं वो पढ़ने के लिए जाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे। जो साक्षरता का प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ेगा। केंद्र सरकार भी इसको लेके मानव संसाधन मंत्रालय काफ़ी प्रयास कर रहा है। उसके बाद राज्य सरकार भी इस दिशा में ये एक नए कदम उठाया है। तो ये आज देखते हैं, आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि कितना कारगर साबित हुआ, लेकिन ये एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। बिल्कुल सराहनीय पहल है। राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से योजना बनाई गई जिसमें अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि छात्रों को सम्मान तो अभी तक मिलता आ रहा था, लेकिन जब अभिभावक भी सम्मानित होंगे तो कहीं ना कहीं मनोबल बच्चों का भी बढ़ेगा, अभिभावकों का ही बढ़ेगा और एक नई परिपाटी यहाँ निगम जी जो देखी जाएगी। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर बच्चे मनोबल बढ़ाते हैं माता पिता का, अपने नंबर अच्छे लाकर या फिर कक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करके, तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और अगर बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी सम्मानित किया जाएगा तो बच्चों में भी कुछ कर दिखाने की इच्छा, एक ललक देखी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इससे क्या होगा कि जिस तरह के बना है, तो जो अभिभावक हैं, जो पालक हैं बच्चों के, तो वो भी मोटिवेट और होंगे
और उनमें भी उत्साह आएगा, वो दूसरों को मोटिवेट करेंगे। तो इससे जो है शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, वो स्कूलों तक पहुंचेंगे और शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। बिल्कुल। तो किस प्रकार से शिक्षा के स्तर को और अधिक उच्च बनाया जाए, इसके लिए एक और सराहनीय पहल राज्य शिक्षा केंद्र ने शुरू की है और इसके लिए अब अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया निगम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा की। तो आज हम जिक्र कर रहे थे तमाम ऐसी सेगमेंट की जिसको लेकर हमने आज चर्चा की है। तो इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।